दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार वासी कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि 3 दिन के बाद सीमांचल मिथिलांचल राजधानी पटना समेत बिहार में गला देने वाली ठंड शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे बिहार में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने वाली है। इससे हवा में ठंड अचानक से बढ़ जाएगी और ठंड का मौसम पूरी तरीके से दस्तक दे देगा। जब पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में पूर्वा की जगह पछुआ हवा बहने लगी है। जी हां, पछुआ हवाओं के कारण बिहार का मौसम 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। खुले मौसम की वजह से बिहार में पारा और गिरेगा। दोस्तों बात करेंगे कि देश के चर्चित पत्रकार अजित अंजुम को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2021 का कुलदीप नैयर पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी जानकारी मिलते ही बेगूसराय में हर्ष का माहौल है तथा बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि अजित अंजुम बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। जब बेगूसराय के निवासी अजित अंजुम पिछले 35 सालों से अधिक समय से देश के अलग अलग चर्चित मीडिया हाउस में अपना योगदान दे चुके हैं। इसके बाद बीते 2 सालों से वे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता को नई धर दे रहे हैं। पत्रकारिता के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार के नाम की घोषणा होते ही बेगूसराय निवासी बिहार के लोगों ने कहा है कि देश के बेबाक और प्रमुख पत्रकार बिहार के बेगूसराय की माटी के लाल स्वतंत्र पत्रकार के रूप में देश और दुनिया में अपनी मुकम्मल पहचान बनाने वाले निर्भीक पत्रकार अजित अंजुम को 12 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक गांधी शांति प्रतिष्ठान में 2021 के लिए कुलदीप नैयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कुलदीप नैयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पत्रकारों की फहरिस्त में नाम शुमार होने पर अजित अंजुम को हृदय की गहराई से बधाई देते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त होते नजर आ रही है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि बिना घूस दिए कोई काम हो ही नहीं सकता। पुलिस प्रशासन भी इससे कहां अछूती है। जब पूर्णिया में कुछ ऐसा ही देखा गया है, जहां एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जब केस दबाने के लिए पुलिसकर्मी पैसे ले रहा था तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल पुलिस थाने में तैनात एसआई को निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसआई मटिया चौक के पास से केस को कमजोर करने की एवज में किसी से रुपए ले रहा था। जब तभी पटना भागलपुर निगरानी टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि इससे पहले जुलाई के महीने में पूर्णिया शहीद निगरानी विभाग ने छापेमारी करते हुए एक दारोगा को गिरफ्तार किया था। टीम ने इन्हें 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। निगरानी विभाग ने इसे थाने के बगल में चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जब पटना में स्थित राबड़ी आवास में उनकी मां और फिर बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने केक काटा। तेजस्वी बुधवार को दिल्ली जाकर के अपने पिता और फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लिया। यह साथ ही अपनी बहन मीसा भारती से भी मुलाकात की। इसके अलावा बिहार में आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के बर्थडे पर विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बर्थडे विश करते हुए कहा कि उनके भाई करोड़ों लोगों की उम्मीदों के प्यारे और फिर हम सभी की आंखों के सितारे हैं। वे असंख्यक गरीबों के जीवन में रोशनी लाने को प्रतिबद्ध है। उन्हें कदम कदम पर सफलता मिले और ईश्वर की कृपा यूं ही बरसती रहे। यह कहना है तेज प्रताप यादव का। दोस्तों बात करेंगे कि पटना पूर्णिया भागलपुर सहित बिहार के विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसका सीधा लाभ बिहार के विधायकों को प्राप्त होगा। खबर के अनुसार नीतीश सरकार ने बिहार में सभी विधायकों, सभी पूर्व विधायकों, विधान पार्षदों और फिर पूर्व विधान पार्षदों को मिलने वाले वेतन भत्ता और फिर पेंशन के साथ साथ अन्य कई तरह की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में सभी विधायकों और फिर सभी विधान पार्षदों को हर महीने करीब 25,000 रुपए का फायदा होगा। साथ ही साथ इन विधायकों को सरकार के द्वारा और भी कई तरह के लाभ मिलेंगे। इतना ही नहीं, बिहार के सभी विधायकों को अब सालाना 4 लाख रुपए का रेलवे कूपन भी मिलेगा। वहीं वाहन खरीदने के लिए विधायक 25 लाख तक का लोन भी ले सकेंगे। नीतीश कैबिनेट से विधायकों के लिए इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के कई इलाकों में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। खास करके बिहार के सीमांचल इलाके में नशे के ये सौदागर अपना धंधा रिहायशी इलाकों में चला रहे हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब किशनगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कबाड़ी के ठिकाने पर छापेमारी की। यह छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और फिर कई देशों की करेंसी बरामद की है। बरामद करेंसी में अमेरिकी डॉलर भी है। जब मौके से पुलिस ने एक महिला समेत 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने किशनगंज जिला के गलगलिया थाना क्षेत्र के लकड़ी डिपू गांव में मुन्ना खान उर्फ मुन्ना कबाड़ी के घर पर जब छापेमारी की तो फिर पुलिस को मौके से नशीले पदार्थ, भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर, नेपाली करेंसी, विदेशी शराब एवं अन्य सामग्री बरामद हुई। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में कल रात जबरदस्त भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.6 थी। जब समय हो रहा था 2:12। अचानक धरती डोलने की घटना ने लोगों को नींद से उठा दिया। डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए। जब कुछ देर बाहर रहे और बाद में फिर जाकर के सो गए, लेकिन अब तक भूकंप अपना काम कर चुका था। जब सुबह जब अंधेरा छटा तो फिर पता चला कि भूकंप के कारण कई जगहों पर भूस्खलन की घटना हुई है। दर्जनों घर तबाह हो गए हैं और करीब 6 लोगों की जान गई है। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना को लगाया गया जो अब तक मलबे से दबे घायलों को निकालने में जुटी हुई है। जहाँ आंकड़ों पर गौर करें तो फिर ये नेपाल में इस साल का आए सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप है। जो वही नेपाल के साथ साथ इंडिया में भी यानी कि भारत में भी दिल्ली में जबरदस्त भूकंप महसूस हुआ। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से चोरी छिपे मिलना प्रेमी को उस वक्त भारी पड़ गया जब दोनों को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालात में देख लिया और पकड़ करके शादी करवा दी। इस दौरान किसी ने शादी का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके का है जहां प्रेमी को प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। आपत्तिजनक हालात में पाए जाने पर प्रेमी प्रेमिका की ग्रामीणों ने शादी करवा दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सोनू अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर चला गया था जिसकी भनक ग्रामीणों को लग गई और फिर लोगों ने उसे पकड़ करके पंचायत किया जिसमें दोनों की मर्जी से पंचायत में ही शादी करवा दी गई। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बीजेपी नेता और पूर्व जिला पार्षद की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई। जहाँ हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ियां भी गुस्साए लोगों ने तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जहाँ कटिहार जिले के तेलता ओपी क्षेत्र में अहले सुबह भाजपा नेता संजीव मिश्रा की अपराधियों ने गोली मार करके जान ले ली। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तेलता ओपी में पथराव कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा देख करके पुलिसकर्मी थाना से फरार हो गए। आपको बता दूं कि कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र के तेलता ओपी के हाई स्कूल के बगल घर में घुस करके अज्ञात अपराधियों ने बीजेपी नेता और फिर पूर्व जिला पार्षद संजीव मिश्रा की गोली मार करके जान ले ली। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कार्यक्रम आयोजित करके सरकारी नौकरियां बांट रहे हैं। आज मुख्यमंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पंचायती राज और फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बहाली के बारे में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान कर दिया है कि हम लोग तेजी से बहाली करने वाले हैं। आप लोगों को नजर में आ जाएगा कि लाखों में बहाली होगी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले दोनों विभाग पंचायती राज और फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सूचना आई थी नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। हमने कहा कि 9 तारीख को एक साथ दोनों विभागों का वितरण कर देंगे। यह उस दिन तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, इसलिए हमने 9 तारीख को चुना। ये बड़ी खुशी की बात है। तेजस्वी यादव के जन्मदिन की वजह से हमने दोनों विभाग का एक साथ नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम में दिए गए कामों का बखान भी किया है। उन्होंने कहा कि अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजों का प्रावधान किया गया है, जैसे साथ ही 40 पॉलिटेक्निकल संस्थानों का प्रावधान किया गया है। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। जब हम केंद्र में मंत्री थे तो फिर हम जाते रहते थे बाहर, तब बाहर में बिहार की इंजीनियरिंग छात्र कितना मिल जाते थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। कई तरह के संस्थानों की स्थापना की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहाली की भी जरूरत है, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में मात्र 337 अस्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव भी ठीक ही कह रहा है कि तेजी से नियुक्ति होनी चाहिए। अभी और तेजी से बहाली होने वाली है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर पुलिस के पद
हो। जहां भी पद खाली है वहां पर तेजी से बहाली होगी। हम जितना तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से काम नहीं होता है। चीफ सेक्रेटरी तो पूरा भाषण दे रहे थे, हम तो वही कह रहे हैं कि तेजी से बहाली करवाइए। आप जानते हैं कि हम लोग तेजी से बहाल करने में लगे हुए हैं। आप लोगों को नजर आ जाएगा कि लाखों में बिहार में बहाली होगी और लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार उपचुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। आरजेडी को 1 सीट और बीजेपी को 1 सीट मिली है। गोपालगंज उपचुनाव की लड़ाई बीजेपी और आरजेडी में एकदम कांटे की टक्कर रही। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं इस चुनाव के परिणाम को लेकर के साधु यादव ने आरजेडी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में कोई दम नहीं है। साधु यादव ने कहा है कि गोपालगंज में ही रहेंगे। आरजेडी के लोग कहते हैं कि 2025 में इनको मिट्टी में मिला देंगे। इतना ही है तो फिर अभी भी हमें मार कर चौराहे पर खड़ा कर दीजिए। बार बार परेशान करने से अच्छा एक ही बार में गोली मार दीजिए, बिहार की गद्दी आपको मिल जाएगा। आरजेडी को भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण एक भी वोट मिलाया गया, ये कहा है तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने। साथ ही साधु यादव ने कहा है कि 2025 में क्या इतना मंत्री लगाएंगे या उस समय घर घर मंत्री बैठाएंगे, क्या उस समय इनको ताकत का एहसास कराएंगे। साधु यादव ने कहा है कि अभी तो आरजेडी के लोग पूरी शक्ति लगा करके बैठे हैं। राजद को इतना दम है तो फिर भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण का एक भी वोट ले, लेकिन ये दम साधु यादव में है। जब भी बीजेपी को परास्त कोई करेगा तो फिर वो मैं हूँ। आरजेडी में कोई दम नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की तारीफ की है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 कार्यक्रम में कहा है कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई, जिसके लिए देश उनका हमेशा आभारी रहेगा। आपको बता दें कि 1990 दशक के मध्य में गडकरी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कार्यक्रम में कहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण ही वे महाराष्ट्र में सड़क निर्माण की योजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। नितिन गडकरी ने कहा है कि आर्थिक नीतियों का उदाहरण गरीबों और फिर किसानों के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पटना, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया में डेंगू का खौफ बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के इन शहरों में हर दिन डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। इन जिलों में कई लोग बुखार से परेशान हैं। खबर के अनुसार डेंगू से सबसे खराब हालात बिहार के पटना जिले का है। पटना में मंगलवार को डेंगू के 104 नए मरीज मिले हैं, जिससे यहाँ डेंगू मरीजों की संख्या 6000 पार हो गई है। पटना में अब तक डेंगू से 6076 लोग पीड़ित हो चुके हैं। जब बिहार के मुंगेर में भी डेंगू सबसे ज्यादा डंक मार रहा है। मुंगेर में भी डेंगू मरीजों की संख्या 600 के पार चली गई है। वहीं भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रविवार को डेंगू के 5 मरीज भर्ती हुए थे। यहाँ भी प्रतिदिन डेंगू के मरीज मिलने से खौफ बना हुआ है। वहीं पूर्णिया जिले में भी मंगलवार को डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 62 हो गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर, पूर्णिया, भोजपुर, सीवान समेत कई जिलों में 61 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में 759 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार बिहार के सभी 534 प्रखंडों में एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ विभिन्न विभागों में खाली पड़े सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि बिहार के विभिन्न विभागों में 759 पदों पर नियुक्ति को लेकर के मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस पदों को भरने के लिए आयोग के द्वारा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पटना, नालंदा, दरभंगा समेत 38 जिलों में बिजनेस के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। आपको बता दूं कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका लाभ लेकर के युवा अपने जिले में बिजनेस कर सकते हैं और खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। खबर के अनुसार इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख की सहायता राशि दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान होता है, जबकि बचे हुए 5 लाख की किस्तों को भुगतान करना होता है। इसके लिए सरकार के द्वारा मात्र 1% का ब्याज लिया जाता है। वहीं महिला उद्यमियों को भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलती है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। हालांकि महिलाओं को इस राशि पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। इसका लाभ लेने के लिए एक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत 7 जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के द्वारा 466 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इस पैसे से इन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि बिहार के अलग अलग जिलों में उद्योग लगाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि बिहार के 17 औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 466 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो दोस्तों बात करेंगे कि पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत बिहार के विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसका सीधा लाभ बिहार के विधायकों को प्राप्त होगा। खबर के अनुसार नीतीश सरकार ने बिहार में सभी विधायकों, सभी पूर्व विधायकों, विधान पार्षदों और फिर पूर्व विधान पार्षदों को मिलने वाले वेतन भत्ता और फिर पेंशन के साथ साथ अन्य कई तरह की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में सभी विधायकों और फिर सभी विधान पार्षदों को हर महीने करीब 25,000 रुपए का फायदा होगा। साथ ही साथ इन विधायकों को सरकार के द्वारा और भी कई तरह के लाभ मिलेंगे। इतना ही नहीं, बिहार के सभी विधायकों को अब सालाना 4 लाख रुपए का रेलवे कूपन भी मिलेगा। वहीं गाड़ी खरीदने के लिए विधायक 25 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट से विधायकों के लिए इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि गंगा नदी के पानी को साफ करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन बिहार में गंगा नदी के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण पटना, भागलपुर, बक्सर समेत कई शहरों में गंगा नदी में गिर रहा नाला है। जब बिहार राज्य प्रदूषण परिषद के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पटना शहर के करीब 23 नालों का गंदा पानी सीधे गंगा में गिरता है। वहीं भागलपुर शहर की 6, बक्सर के 5, कहलगांव के 4, सुल्तानगंज के 1, मुंगेर के 1, सोनपुर के 1 और फिर छपरा के 1 स्थान पर नाले का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में गिरता है। आपको बता दो कि पटना में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को साफ करने का काम किया जा रहा है। इस कार्य को जून तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन जिस तरीके से पटना के बड़े बड़े नाले गंगा नदी में गिराए जा रहे हैं, इससे गंगा जल्दी साफ नहीं हो सकता है। आपको बता दूं कि बिहार में गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे से जुड़ी हुई 6,356 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है। इसके तहत कई जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि नाले का गंदा पानी गंगा में गिरने से पहले उसे शुद्धिकरण किया जा सके। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पटना, सीवान, पूर्णिया समेत 38 जिलों में मंदिर मठों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने इसे लेकर के बिहार के सभी 38 जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। खबर के अनुसार बिहार में अगले 3 महीने के अंदर बिहार के सभी जिलों में मौजूद करीब 4,000 गैर पंजीकृत मंदिरों, मठों और फिर न्यास का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से मंदिरों और फिर मठों को जल्द से जल्द पंजीकृत कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में इससे पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसा और मस्जिदों के रख रखाव पर सरकार खर्च करती आ रही है। अब सरकार के द्वारा मंदिरों, मठों और फिर न्यासों का भी ध्यान रखा जाएगा और सरकार के द्वारा इसकी घेराबंदी की जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ कहा है कि बिहार में अगर मंदिर और आश्रम पर भी नजर रखे जाएंगे तो फिर मस्जिद और मदरसों को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने बीजेपी पर बिना बात विवाद करने और फिर धर्म से जोड़ करके राजनीति करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बात करेंगे कि भले ही बिहार की जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही हो, लेकिन मानियों की बल्ले बल्ले हो गई है। महागठबंधन की सरकार ने बिहार के विधायकों और फिर विधान पार्षदों के वेतन भत्ते और फिर अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला कैबिनेट से पास कर लिया है। बिहार विधानसभा के सदस्य और फिर बिहार विधान परिषद के सदस्य अब 25 लाख रुपए तक गाड़ी खरीद सकते हैं, जब पहले 15 लाख रुपए तक गाड़ी खरीदने की सुविधा दी गई थी। यही नहीं, अब माननीय 3 लाख की जगह 4 लाख की यात्रा कूपन का मुफ्त लुत्फ उठा सकते हैं, जब माननीयों का वेतन और फिर भत्ता भी बढ़ाया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का इसी महीने निर्माण के शिलान्यास की तैयारी हो रही है। यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को निर्माण का शिलान्यास कर सकते हैं। 4 पैकेज में बनने वाले आमस टू दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगा, जो कि दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ेगा। चारों पैकेज का टेंडर भी हो चुका है। जमीन अधिग्रहण के कारण बिहार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में काफी देरी हुआ है, लेकिन अब जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां 2024 में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके पूरे होने से राजधानी पटना समेत बिहार के बड़े हिस्सों में आवागमन आसान हो सकेगा। तो वही बिहार में व्यावसायिक गतिविधियों को नई उड़ान मिलेगी। आमस टू दरभंगा एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार ने 2021 में ही हरी झंडी दे दी थी। साथ ही नेशनल हाईवे D119 के नाम से नोटिफाइड भी कर दिया गया है।
लेकिन जमीन अधिग्रहण में हो रहे विलंब के कारण इसके निर्माण शुरू होने में देरी हुआ है। 189 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 4 पैकेज में बनने वाले आमस टू दरभंगा एक्सप्रेस वे पर लगभग 6000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और NHAI के अधिकारियों के अनुसार आमस टू दरभंगा एक्सप्रेस वे के साथ अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की तैयारी को लेकर के निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अधिवेशन भवन में दीप प्रज्वलित करके बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण के 15वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा प्रबंधन कितना आवश्यक है ये हम सब जानते हैं। जब सबने इस संबंध में अपनी बात कही है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा से हमारे पुराने संबंध हैं। साल 1969 में हुए हम और फिर कई लोग जेल में थे। हम उस समय पटना में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे और फिर वे भागलपुर में थे। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे। जेल में ही इनसे मेरा परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा भी यहाँ उपस्थित है। मुझे यह देख करके बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों बात करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को TIOL हेरिटेज अवार्ड कार्यक्रम में ऑनलाइन हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मनमोहन सिंह ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सशक्तिकरण ने भारतीयों की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को जगाया है, जो बदले में सरकारें पर दबाव डाल रही है। मीडिया को चौकन्ना रहने की जरूरत है और उसे शासन की दक्षता को बेहतर करने के लिए सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने ये जिक्र किया है कि भारतीयों की पूरी एक नई पीढ़ी उभरी है जो आकांक्षी है और बेहतर कामकाज करने और फिर पारदर्शी होने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। जहां मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि वे एक आर्थिक संकट के बीच राजनीति में आए थे। साल 1991 में भारत बाहरी मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। दोस्तों बात करेंगे कि किशनगंज जिले में मातृत्व शिशु मृत्यु दर के मामले में कमी लाने और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर के विशेष मुहिम को ज्यादा कारगर और फिर असरदार माना जा रहा है। मातृत्व शिशु सेवाओं की बेहतरी को लेकर के जिले में यानी कि किशनगंज जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर कौशल किशोर ने बताया है कि पूर्व निर्धारित एजेंडे के तहत आयोजित बैठक में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी, प्रसव सेवाओं का विस्तार, विशेष कार्य योजना के तहत प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाओं की पहचान करके चतुर्थ ANC के साथ साथ संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा सदर अस्पताल में सुधार के 60 दिनों के अल्टीमेट की अवधि मंगलवार को पूरी हो गई है। जब कुछ चीजों में अल्टीमेट का असर साफ दिखाई दे रहा है तो फिर कई चीजों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अस्पतालों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति अभी 100% नहीं हो सकी है। हालांकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की अनिवार्यता और फिर अल्टीमेटम के बाद अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की उपस्थिति पहले की तुलना में बढ़ी है। इसके बाद भी 45 से 45% अस्पतालों की OPD में समय पर डॉक्टर और दूसरे स्टाफ नहीं पहुंच रहे हैं। यह साफ सफाई में सुधार करने के अल्टीमेट के बाद भी अब भी अस्पतालों की बड़ी समस्या शौचालय की कमी और फिर उसकी साफ सफाई बनी हुई है। तकरीबन 90% अस्पतालों में यह समस्या कायम है। और दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा सुझाव दिया है जिस पर सियासी महकमे में चर्चा शुरू हो गई है। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी की वजह से बिहार की जेलें भरी हुई है, इस पर समीक्षा करनी चाहिए। यह साथ ही 1 क्वार्टर यानी कि पौवा शराब पीने वालों को नहीं पकड़ना चाहिए। जीतन राम मांझी का ये बयान बिहार में शराब के उपयोग को रोकने के लिए नीतीश सरकार द्वारा अपनी रणनीति में बदलाव करने के बाद आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन राम मांझी ने मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही है, जहां इस दौरान उन्होंने शराबबंदी पर खुल करके अपना विचार रखा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन शर्त है कि इसे सही से लागू की जाए। जहां अभी आलम यह है कि शराब पीने के आरोप में गरीब लोग जेल में बंद है और बड़े बड़े तस्कर आराम से घूम रहे हैं। बिहार हो या फिर गुजरात, हालात एक जैसे हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि फर्जी फोन कॉल के कारण पिछले दिनों चर्चा में रहे बिहार के डीजीपी एस के सिंघल अगले माह की 19 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब उनकी जगह किसी बिहारी के नए डीजीपी के तौर पर कमान सौंपी जाएगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जी हां, बिहार सरकार ने नए डीजीपी के लिए 10 नामों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी है, जिनमें किसी एक को बिहार पुलिस के नए मुखिया के तौर पर चुना जाएगा। बिहार सरकार द्वारा भेजी गई लिस्ट में से अंतिम रूप से यूपीएससी के पैनल में 3 अफसरों का नाम होगा। अब तक जो 3 नाम सूची में सबसे ऊपर है उनमें 1987 बैच के मनमोहन सिंह फिलहाल आईबी में तैनात है, लेकिन उसके रिटायरमेंट में सिर्फ 6 माह बचा है। ऐसे में मनमोहन सिंह अगर हामी भरते हैं तो फिर उनका नाम सबसे ऊपर होगा। इसके बाद पैनल में 2 अन्य नाम ट्रेनिंग अकादमी के डीजी आलोक राज और आरएस भट्टी का है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के मना करने पर इस लिस्ट में तीसरा नाम होमगार्ड की डीजी शोभा ओटहर का जुड़ जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के बक्सर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि प्रभु राम ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। बक्सर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनके मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना करने पर ध्यान देना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में प्रेम, करुणा एवं भाईचारा का संदेश दिया है। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री असबली चौबे ने संतों एवं आरएसएस प्रमुख का स्वागत किया है। मोहन भागवत ने बक्सर के अहिरोली गाँव में साधुओं के श्री राम कर्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महाकुंभ नामक 9 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राम ने एक ऐसे समाज का मार्ग प्रस्तुत किया है जहां हर कोई निडर होकर के रहता था। उन्होंने जीवन भर सामाजिक सद्भाव के मार्ग का अनुसरण किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने बोला था कि प्रभु राम ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकजुट किया था। ये सच है कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है तथा ये संतों की धरती रही है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जी हां, पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने और फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले सप्ताह से पारे में तेजी से गिरावट होगी। सुबह में कोहरे की धुंध और फिर बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। दोस्तों मंदिरों के साथ ट्रेन ऐसी जगह होती है जहां अक्सर जूते चप्पल चोरी की घटना होती है। खास तौर पर ट्रेनों में अक्सर रात के सफर के दौरान ऐसी शिकायतें सामने आती है। आमतौर पर इसे छोटी मोटी घटना मान करके यात्री बेवजह इस लफड़े में पड़ने के डर से कोई शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जूते चोरी होने की घटना की शिकायत रेल पुलिस के पास कर दी। अब शिकायत दर्ज होने के बाद रेल पुलिस जूता चोर को पकड़ने के लिए स्टेशनों के खाक छान रही है। यह जूता चोरी की घटना बिहार के सीतामढ़ी के बाजपट्टी के बलगांव दक्षिणी के राहुल कुमार झा के साथ घटी है। बीते 28 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर आने के लिए जयनगर कलोन स्पेशल ट्रेन के B4 के बर्थ नंबर 51 पर यात्रा कर रहा था। मुरादाबाद से ट्रेन के कुछ देर चलने के बाद उसकी नींद खुली तो फिर देखा कि बर्थ के नीचे रखा गया जूता गायब है। उन्होंने बताया है कि वे अंबाला में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने जुलाई में ब्रांडेड कंपनी के 1000 के जूते खरीदे थे। बताया जाता है कि 28 अक्टूबर को घर आने के समय पहली बार पहने, जिसके कारण उसे चोरी होने का दुख ज़्यादा था, इसीलिए वह पुलिस को शिकायत कर दी। अब पुलिस इनके जूते खोज रही है पूरे स्टेशन में। दोस्तों बात करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय योजना में पारदर्शिता और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदिरा आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लंबित 2,62,787 आवासों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50-50 हजार रुपए देगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के आवासियों को 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के 1,96,333 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवास प्लस के तहत 3,45,510 आवास अपूर्ण है। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को आरा बक्सर 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन नितिन गडकरी रोहतास जिले में सोन नदी पर पंडुका पुल और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बक्सर लिंक का शिलान्यास भी करेंगे। इन तीनों परियोजनाओं की लागत करीब 2,300 करोड़ रुपए है। 196 करोड़ रुपए की लागत से सोन नदी पर बनने वाले पंडुका पुल का निर्माण 2024 तक पूरा होने की संभावना है। यह पुल के बनने से बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच बेहतर आवागमन हो सकेगा। यह नौहट्टा और रोहतास प्रखंड से झारखंड
झारखंड के गरुआ, पलामू, लातेहार सहित अन्य जिलों की दूरी करीब 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। नितिन गडकरी 14 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे पंडुका पुल का शिलान्यास और दोपहर करीब 1 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बक्सर लिंक सड़क का शिलान्यास और आरा बक्सर सड़क का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 618 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबाई के ग्रीनफील्ड 4 लेन बक्सर लिंक का शिलान्यास करेंगे। इससे बिहार से लखनऊ होकर के दिल्ली जाने आने वालों को समय से बचत होगी। आरा बक्सर 4 लेन सड़क की लंबाई करीब 92 किलोमीटर है। तो यह सड़क करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली पटना भोजपुर बक्सर 4 लेन परियोजना का हिस्सा है। यह पटना से आरा तक सड़क का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जन्मदिन की बधाई देने वाले लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है और जो लोगों का विश्वास है, उम्मीद है कि उस पर हम खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि लोगों की सेवा करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। हम चाहेंगे कि हम सभी लोगों का ध्यान रखें। मुझे हमेशा लोगों का प्यार और समर्थन मिला है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप सभी को पता है कि हम लाखों लोगों को नौकरी और फिर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम यही चाहते थे कि देश में बेरोजगारी की जो हालात है उस पर नियंत्रण हो। जहां बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, उस दिशा में हम लोग काम करें। जहां हमारी सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल नहीं बल्कि गंभीरता से कदम उठा रही है। हम लगातार लोगों में नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं और बिहार सरकार की राह पर चलते हुए केंद्र सरकार ने भी वही काम शुरू कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रदूषण सिर्फ बिहार में है, बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी प्रदूषण काफी ज्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हवा की स्वच्छता है उसको बढ़ाए रखें। सरकार के साथ साथ लोगों का योगदान भी जरूरी है और ज्यादातर हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का साफ सफाई में रैंकिंग बड़ा है। वहीं गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको सारी जानकारियां दे देंगे। वहीं बिहार में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जहां सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हुई। आपको बता दूं कि इस बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में खरीफ पटना मौसम 2023-22 एवं 24 में अधिक प्राप्ति के लिए सहकारी बैंक को 6000 करोड़ रुपए की ऋण प्राप्त करने के एजेंडे को मंजूरी मिली है। आपदा प्रबंधन विभाग को 130 करोड़ रुपए की आकस्मिकता निधि की स्वीकृति दी गई है ताकि सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। यह बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को शिक्षा ऋण के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। 77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए प्रथम चरण में अग्निशामक वाहन खरीदने के लिए 46 करोड़ 20 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।